सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का हिरोशिमा कविता जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कवि द्वारा रचित है। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई और उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी लाहौर से किया। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान उनके पास था। वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार भी थे। उनकी कृतियाँ प्रमुख हैं, जैसे भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार इत्यादि। उन्होंने अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे और उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, श्रुगा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 4 अप्रैल 1987 में उनका देहांत हो गया। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी है। चेतावनी कवि क्या दे रहे हैं? कहा कि कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी है। आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदानीरा से यहाँ संकलित है। हिरोशिमा का हत्याकांड। आप लोग हिरोशिमा की चर्चा नाखून क्यों बढ़ते हैं में भी किया गया है। इसका मतलब क्या कि हिरोशिमा का हत्याकांड जो हुआ उसके पीछे जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया वो स्व का बंधन उन पर हावी हो गया और पशुता की निशानी भी साथ साथ हावी हो गई। और यही कारण है कि हिरोशिमा के हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। जब तक मानव के अंदर पशुता की बीमारी, पशुता की निशानी लग जाती है, तभी वो ऐसा काम कर लेता है। कहा कि एक दिन सहसा सूर्य निकला
अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक चौराहे पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कहा कि एक दिन अचानक सूरज निकला, क्षितिज पर नहीं, नगर चौक के चौराहे पर अंतरिक्ष से नहीं, ऊपर से नहीं, फटी मिट्टी से। ये सूर्य हमारे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान सूर्य नहीं है, ये मिट्टी से फटा है, इसलिए काल सूर्य के रूप में मिट्टी से फटा, काल सूर्य इसे हम कह सकते हैं। कहा कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कहा कि कवि का कहना है कि जब मानव विवेकहीन हो जाता है, उसका विवेक मर जाता है, तब उसे सही गलत, अच्छा बुरा का पहचान अंतर नहीं रह जाता। उसके हृदय की मानवता मर जाती है, वह बिल्कुल पशु बन जाता है और पशु की तरह बिना सोचे समझे उस पर हमला बोल देता है और वह दानवीय प्रवृत्ति का हो जाता है, दानव राक्षस की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी दानवीय प्रवृत्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अमेरिका ने हिरोशिमा को अपने कोप का भाजन माना और उस बम का प्रकाश कालसूर्य के नाम से जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य अपनी 64 कलाओं से उदित होता है, उस समय प्रकृति की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं और उसी प्रकार हिरोशिमा पर जब बम गिरा तो उसके विनाशक तत्व सर्वत्र मौत के समान सबको अपना निशाना बनाने लगे। कहा कि बम विस्फोट से हिरोशिमा शहर का चप्पा चप्पा नष्ट हो गया। उसके बाद बचा क्या, कुछ क्षण के लिए उदय हुआ था कवि का कहना है कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही विनाशशीलता का दृश्य मंद पड़ने लगा और उसके बाद उसके पहिए टूट टूट कर इधर उधर बिखर गए। दसों दिशा में कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं। कहा कि यह दुर्घटना आज इतिहास में भी अंकित है तथा मानव को ऐसे संघर्ष से सीख लेने की सलाह देती है, क्योंकि हार मांस निर्मित मनुष्य क्या है,
झुलसे हुए पत्थर अथवा सीमेंट निर्मित धरातल को देखकर मानवता सिहर उठती है। वहां कुछ नहीं बचा। ऐसा बम विस्फोट, कवि का कहना है कि मानव निर्मित सूर्य, जिसको मानव ने बनाया, बम ने मानव को वाष्प में परिवर्तित कर नामो निशान मिटा दिया। वाष्प बनकर ऊपर उड़ गए। एक एक मांस का लोथड़ा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पत्थरों के विकृत, उजड़े हुए विकृत, जिसका पूरा सड़क खराब हो चुका था, मानवता की क्रूरता का सबूत पेश करता था। आगे बढ़ने की होड़ शुरू होती है, तब विनाशकारी संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस विनाशशीलता, उसके बाद है इसमें कि वहां पे कुछ नहीं बचा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौंप गया। पत्थर पर लिखी हुई यह छाया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कहा कि कभी उस विनाश लीला का भयंकरता के विषय में कहना चाहता है कि हिरोशिमा के झुलसे हुए पत्थर का नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन उस पर भयंकर प्रहार मानव द्वारा निर्मित सूरज ने जो वहां पर जुल्म ढाए थे, वो वहां के सड़क पत्थर नहीं मिटा सके। वो जस का तस कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वहाँ मिटाई नहीं जा सकी। कहा कि आज आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उत्पन्न संकट की आशंकाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। कहा राजनीति से उत्पन्न, वैश्विक राजनीति से उत्पन्न आशंकाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती है कि फिर से ऐसा हो सकता है, क्योंकि हिरोशिमा के हत्याकांड में पशुता की निशानी भी दिखाई पड़ रही है और स्व का बंधन भी दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों राजनीति से जुड़े हुए हैं। और कवि को आशंका है कि फिर से कहीं ना ऐसा कांड हो जाए। कहा मानवता की रक्षा के लिए अमानवीय प्रयोगों से परहेज करना चाहिए। अमानवीय प्रयोगों से, जो मानव के लिए उचित नहीं है, उसके प्रयोग से मानव को परहेज करना चाहिए। ऐसा न हो कि सारा विश्व ही हिरोशिमा बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का मानव अपने बारे में सोचता है, स्व का बंधन उनके ऊपर हमेशा हावी रहता है, और यही कारण है कि हिरोशिमा जैसे हत्याकांड बार बार होने की आशंका बनी रहती है। कवि को चिंता है कि दोबारा ऐसा ना कोई प्रयोग हो और ना ही कोई ऐसा घटना हो, क्योंकि यह कहीं से उचित नहीं है। मानवता इसमें नहीं झलकती है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है?
वह कैसे निकलता है। इसके बारे में कवि ने बताया है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज मानव निर्मित विनाशकारी अणुबम है। जब इसे कहीं गिराया जाता है तब इससे विनाशकारी किरणें निकलती हैं। यही किरणें विस्फोट के बाद निकलती हैं और जीव जंतु पेड़ पौधे को जलाकर राख बना देती हैं। यहाँ तक कि यह मानव को भी नुकसान पहुँचा देता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। इसमें कवि ने बताया है कि छायाएं सब ओर इसलिए पड़ती हैं क्योंकि सूरज नहीं उगा था। सूरज के उगने पर जब प्रकाश फैलता है तब उगे हुए सूरज की विपरीत दिशा में छायाएं बनती हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि सूर्य जिस तरफ उगते हैं उसके विपरीत दिशा में दूसरी तरफ छायाएं बनती हैं। लेकिन यह तो सूर्य मानव द्वारा निर्मित था, मानव द्वारा निर्मित बम था। गिरने के बाद विस्फोट हुआ, गिरा या फिर जमीन से फटा और सारा उस प्रकाश में डूब गया, सारा शहर उस प्रकाश में डूब गया। इसी कारण छाया नहीं बन पाई। छाया तो तब बनती है जब किसी निश्चित दिशा से प्रकाश आता है, लेकिन यह प्रकाश स्वयं दिशाहीन था, इसलिए छाया भी दिशाहीन थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। कवि ने बताया है कि मनुष्य की छायाएं तो विपरीत दिशा में, प्रकाश की छायाएं विपरीत दिशा में पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से यह पता चलता है कि सुबह के समय जब बम गिराया गया या फटा, उसी समय दोपहर के समान संपूर्ण शहर प्रकाशमय हो गया और जीव जंतु आदि उसमें धू धू कर जलने लगे। उसमें मानव भी थे, किंतु कुछ ही क्षणों में यह विनाश लीला समाप्त हो गई, क्योंकि सब कुछ राख बन चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। अतः कवि ने बम विस्फोट के क्षण को दोपहरी कहा है। एक निश्चित क्षण में ही शहर उजड़ गया तथा चमकता प्रकाश विलीन हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं, उसके बारे में कवि ने बताया कि मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर पर पड़ी हुई है, जब अमेरिका ने बम बरसाकर अपनी क्रूरता का परिचय दिया था। मनुष्य की छायाएं इसलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि विनाशक तत्व की प्रचंड गर्मी और तेज में मानव शरीर मोम के समान पिघलकर भाप बन गया। मोम के समान पिघलकर भाप बन गया, या तो ये कहें कि इतना शक्तिशाली बम था कि मानव का मांस का लोथरा भाप की तरह ऊपर उड़ गया। कहा कि यह वैज्ञानिक
सच है कि जब कोई पदार्थ द्रव रूप में परिवर्तित होता है तब वहाँ उसकी आकृति छाया के समान बन जाती है, जो अवशेष के रूप में दीर्घकाल तक उस घटना के बारे में सबूत पेश करती है। वहाँ सबूत के रूप में क्या बचा? अवशेष कहा। अवशेष, क्या अवशेष बचा? झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी हुई सड़कें। क्वेश्चन नंबर 5, हिरोशिमा में मनुष्य के साथी के रूप में क्या है? कवि ने इसके बारे में बताया है कि हिरोशिमा में साथी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की झलझली हुई छाया। कवि कहते हैं कि पत्थरों एवं सीमेंट निर्मित धरातल पर बनी छायाएं मानवीय विभीषिका की कहानी कहती है। यह दुर्घटना अतीत की भीषणतम विनाश लीला का सबूत है। कवि का कहना है कि हिरोशिमा पर बम गिराकर निर्ममता का सबूत पेश किया गया है, जिसका स्मरण कर मनुष्य का शरीर आज भी सिहर उठता है, रोए खड़े हो जाते हैं। आपका व्याख्या है जिस तरह से आप पहले करते हैं। कवि का परिचय। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गेय द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है। इसके बारे में कहा गया, कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि एक दिन अचानक हिरोशिमा में काल सूर्य के रथ के पहिए, काल सूर्य का उदय हुआ और मानव को, जीव जंतु को क्षति पहुंचाकर खत्म हो गया। कुछ ही क्षण में खत्म हो गया। इसका कारण क्या था? बम विस्फोट होते ही संपूर्ण शहर में त्राही त्राही मच गई। लोग गर्मी एवं तेज प्रकाश से मोम की तरह पिघलने लगे। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यह वैज्ञानिक आविष्कार नहीं, बल्कि विश्व को विनाश की ओर ढकेल रहा है। इसलिए संपूर्ण विश्व को मानवता की रक्षा के लिए ऐसे विनाशक अस्त्र के निर्माण पर रोक लगाना चाहिए, ताकि हृदय विदारक ऐसी घटना दोबारा ना हो। उसके बाद है आपका काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। काल सूर्य का उदय, उनके रथ के पहिए चारों तरफ टूटकर बिखर गए। ऐसा काल सूर्य था जो थोड़े समय के लिए प्रकाश छींटने आया था और सब कुछ बर्बाद करके इधर उधर बिखर गए दसों दिशा में। उसकी दिशा कोई निर्धारित नहीं थी। कहा कि बम विस्फोट से हिरोशिमा का एक एक चप्पा चप्पा नष्ट हो गया। काल सूर्य के
रथ के पहियों के टूटकर इधर उधर बिखर गई। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब आपका है गौ, इसमें भी कवि परिचय आपको लिखना है। जैसे बताया गया है, कहा मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। कवि का कहना है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताया कि मानव द्वारा निर्मित काल सूर्य मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। मानव मानव के ही दुश्मन बन गए और उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी। कवि को चिंता है कि दोबारा ऐसी घटना न घटे। हिरोशिमा पर जब बम गिरा या फटा तो उसके विनाशक तत्व सर्वत्र सभी जगह मौत की तरह सबको अपना शिकार बनाने लगे और गवाही के तौर पर वहाँ कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बचा तो झुलसे हुए पत्थर, उजड़ी हुई सड़कें और कुछ नहीं बचा। कवि का कहना है कि अब दोबारा ऐसी घटना ना घटे। कहा कि ऐसे अमानवीय प्रयोगों से परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति, कहा वैश्विक राजनीति से उत्पन्न संकट, ज़्यादा संकट वहीं पर दिखाई देता है, राजनीति में ही ज़्यादा संकट दिखता है। का संकट की आशंकाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। कवि का ये कहना है कि कारण वही है। तो कहा कि अब ऐसा ना हो कि सारा विश्व हिरोशिमा बन जाए। ऐसे प्रयोगों से परहेज करना चाहिए। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट करें। आज के समय की प्रासंगिकता स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत कविता हिरोशिमा आज के परिवेश में पूर्ण तरह से प्रासंगिक है, क्योंकि आज सारा विश्व आणविक अस्त्रों के निर्माण में जुटा, नित्य नए नए विध्वंसक हथियार का संचय कर रहा है। इसके पहले भी आपको बताया गया है कि मारणास्त्रों के संचयन से अपने हित के लिए लोग प्रयोग करते हैं और कर करके इस सफलता को बड़े आडंबर के साथ इतने गिरे हुए कार्य को सफलता का नाम दे देते हैं। बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। कहा लोग हर क्षण इस भय से त्रस्त रहते हैं कि जब कभी क्रूरता अपना पांव पसारने लगेगा तो सारा विश्व उस आग में जलने लगेगा। मानव जाति का नाम सदा के लिए मिट जाएगा, सारा विश्व वीरान हो जाएगा। मानव जाति का
मानव जाति का नाम निशान बच नहीं जाएगा। विश्व के वर्तमान दृश्य को देखते हुए कवि ने यह चेतावनी दी है, यह कहा है कि ताकि हिरोशिमा की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, उससे परहेज करना चाहिए। लेकिन वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता। अतः यह कविता आज के परिवेश में पूर्ण प्रासंगिक है। क्या हुआ इसका मतलब? आज के संकट की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिज्ञों का इतना बड़ा, जब उनका चुनाव आता है तब उनके ऊपर इतना लोड बढ़ जाता है, इतना दबाव बढ़ने लगता है कि ऐसे ऐसे संकट का आशंका बढ़ जाता है। इसलिए कवि ने चेतावनी दी है कि फिर से ऐसी घटना ना घटे। ये था आप लोगों का हिरोशिमा। आप लोग इसको कविता याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, उसको भी याद कीजिएगा। सर्वोदय, नमस्कार बच्चों।